हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज सभी को जीएस बून पर एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आने वाले हैं या लेकर आए हैं। जैसे आप सभी की मांग थी कि राष्ट्रपति एक बार आप समझा दीजिए, पढ़ा दीजिएगा, तो आज मोटी मोटी बात राष्ट्रपति की करने वाले हैं। बून का मतलब ये छोटा सा टॉपिक या छोटा सा बिल्कुल बनने वाला है वीडियो। तो आप सभी लोगों को आज जीएस बून पर भारत के प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में बताने वाले हैं। तो राष्ट्रपति है क्या, कहां से इनका पद लिया गया, क्यों राष्ट्रपति को हमारे यहाँ सर्वोच्च पद माना जाता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति एक महिला है और बहुत ही दृढ़ संकल्प होकर उन्होंने काम करना शुरू किया है। बस वो अपनी विवेक से काम करें, बहुत अच्छा काम करेंगी ना। खैर, हमें पढ़ाना है आपको राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति सबसे पहले तो ये किसी का अंग माना जाता है। तो जैसे संसद में 3 अंग होते हैं, संसद में 3 अंग, मैंने कहा 3 अंग होते हैं ना, सदन नहीं बोला मैंने। जब सदन की बात आए तो लोकसभा और राज्यसभा सदन होंगे, लेकिन संसद कितने अंगों से मिलकर बना है तो आप कहेंगे 3 अंगों से मिलकर बना है। कितने? 3 अंगों से। तो आप कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बहुत से बच्चे प्रश्न पूछते हैं, क्या मैम राष्ट्रपति से बड़ा संसद माना जाता है? क्या राष्ट्रपति से ज्यादा संसद में शक्तियां होती हैं? आइए तो इसी मुद्दे पर आप सभी से बात करनी है। सबसे पहले, अगर संसद क्या है? एक मकान है। संसद क्या है? एक मकान बनाया जाता है। क्या होता है? तो संसद एक मकान है। मान लो ये आपका मकान है, टेढ़ा मेढ़ा ना, छप्पर कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, तो ये आपका मकान है। अब इस मकान में 3 कमरे हैं, ठीक है, 3 कमरे। अब इस मकान में एक कमरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कमरे तीनों बराबर हैं क्योंकि इस मकान के सदस्यों की योग्यता या कहें सदस्यों की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। आप अपने घर को ले, आप अपने घर के जो सदस्य होंगे उनमें से आप अपने घर में जितने भी सदस्य होंगे वही पद रख रहे होंगे जो बाकी सबका है। लेकिन क्या आप अपने माता पिता, दादा दादी या अपने बड़ों के बराबर हो सकते हैं? नहीं। आप कितनों बड़ा पद पालें, लेकिन माँ बाप के सामने आपको झुकना ही पड़ता है। वही है संसद और वही है राष्ट्रपति, वही है लोकसभा, वही है राज्यसभा। संसद राष्ट्रपति से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, लेकिन संसद से कहीं ज्यादा शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। बात को गौर से समझना, आपके दिल पर बात उतरने वाली है, ठीक है। तो मैंने कहा संसद राष्ट्रपति से बड़ा है, लेकिन शक्तियां राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा हैं। जैसे आपके माता पिता के पास ठीक है पावर है, लेकिन अगर आप सरकारी जॉब पर यूपीएससी क्लियर कर लेते हो तो उनसे कहीं सर्वोच्च शक्ति आपके पास हो जाती है। लेकिन घर में क्या आप घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है? वही बात यहां पर भी है। आइए अब आते हैं राष्ट्रपति जी के पास, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, ये आपका संसद है। संसद में पूछा जाए कितने अंग हैं, तब तो आपको बताना है कि संसद में 3 अंग होते हैं। एक आपका राज्यसभा का, एक आपका लोकसभा का और एक आप राष्ट्रपति जी का। पूछा जाए संसद में कितने सदन होते हैं, तो आपको बताना है 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन यहाँ पर राज्यसभा को माना गया है और निम्न सदन आपके लोकसभा को माना गया है। अभी आपका नया संसद भवन भी तैयार हो चुका है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि राज्यसभा में क्या थीम है, लोकसभा में क्या थीम है, कितने इसके दरबार हैं, जाने के द्वार कितने हैं, ठीक है ना, और क्या नाम है। दूसरी बात, कौन वास्तुकार हैं, कौन वास्तुकार हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आने वाले एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। कुल कितनी सीटें हैं पता है? 2026 तक हमारी सीटें बढ़ने वाली हैं। 1971 की जनगणना से लगातार स्थायी रूप से वही सीटें चली आ रही हैं, क्योंकि 1971 की जनगणना में ऐसा प्रावधान किया गया था। अभी 2021 की जनगणना जैसे ही होगी तो 2026 तक स्थायी रखा गया था।
उसके बाद हमारी सीटें ऑलरेडी बढ़ जाएंगी। जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा में 200, राज्यसभा में 250 है, लोकसभा में आपकी 550 है ना। तो टोटल सीटें अभी तो वर्तमान में इतनी ही है, लेकिन आने वाले समय में क्या इतनी ही रहेंगी? नहीं, अब बढ़ेंगी। हमें बात करनी है मोटी मोटी किसके बारे में? राष्ट्रपति जी के बारे में। तो सबसे पहले आप समझेंगे भाग 5। अब भाग 5 के पहले 4 तक मैंने आपको पढ़ा रखा है, 4 का भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। कोई कह नहीं सकता कि आपने मौलिक कर्तव्य तक बात नहीं की है, ठीक है। तो भाग 1 में आपका भारत और उसका संघ होगा, भाग 2 में नागरिकता पढ़ाई हमने, भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ाया मैंने, भाग 4 में डीपीएसपी या यूं कहें कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए, और भाग 4 का में मैंने आप सभी लोगों को मौलिक कर्तव्य पढ़ाए या मूल कर्तव्य पढ़ाए। आज हम बात करने वाले हैं भाग 5, और भाग 5 में सिर्फ बात करने वाले हैं राष्ट्रपति जी के बारे में, जिनकी बात कही गई आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक की, है ना। 52 से लेकर 61 तक की बात कही गई है। गौर से बातों को सुनना, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। आइए सबसे पहले राष्ट्रपति जी हैं क्या? तो कहा गया राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्र। हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति जी कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए बता देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कहा गया राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है, इनकी बात कही गई है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब मैंने जैसे बात बताई, पहले तो मैंने मकान बनाया, मकान बनाने के बाद मैंने बताया कि मकान में एक मुखिया होता है ना। अब मुखिया था, लेकिन अंग जो आपके अंग, आप अपने को ले लो ना, किसी को और उठाओ। आपका ये जो शरीर है ना, ये शरीर आपका, और ये अंग है आपके छोटे छोटे, मान लो ना। अगर ये अंग नहीं रहेंगे तो ये शरीर किस काम का? अंग ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई अंग नाम मात्र का होता है, कोई उसका काम नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आपके बाल ना हो, है ना, टकलू रहेंगे, हम लोग टकलू माने जाएंगे, लेकिन क्या इनका कोई काम है? अरे काम तो बहुत है, लेकिन ना हो तो क्या जिनके बाल नहीं है, क्या उनका काम नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है ना। तो नाम मात्र का, तो कार्यपालिका का नाम मात्र के कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रमुख माने जाते। तो वास्तविक कौन माने जाते हैं? तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख माने जाते हैं। राष्ट्रपति जी को कहा जाता है कि ये रबर स्टंप है, रबर स्टंप है। जहां भी ये बोलेंगे वहीं पर मुहर लगा देंगे, जहां भी ये कहेंगे कि इसके लिए हाँ बोल दो, वहीं पर हाँ हो जाएगा ना, क्योंकि इनकी बिना सलाह के कोई भी कार्य राष्ट्रपति जी नहीं कर सकते। आइए अब आते हैं मुद्दे की बात करने। आर्टिकल 52 क्या कहता है इनके लिए? कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति है, कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हर हाल में हो, चाहे जैसे हो, जी जान लगा दो, मेरे से कोई मतलब नहीं। मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 मंथ के अंदर या 6 माह के अंदर हर हाल में उसे भरना ही भरना है। और जब तक राष्ट्रपति जी नहीं होते तब तक उपराष्ट्रपति जी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगर वो नहीं होते तो मुख्य न्यायाधीश करते हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होते तो वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। अब कोई ना कोई तो होगा ही प्रभु, इतनी बात याद रखें। अगली बात कही गई कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती, अभी जैसे मैंने बताया। लेकिन क्या होते हैं, कार्यपालिका तो निहित होती है या इनकी शक्ति भी होती है, लेकिन नाम मात्र के, काम तो पूरा प्रधानमंत्री जी का होता है, ठीक है। आइए कहा गया संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन औपचारिक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। लिख लो भाई, है ना। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और ये कौन होंगे? आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। चिपका लो अपने सीने से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है आपके सामने आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में कहा गया बस राष्ट्रपति का निर्वाचन, याद रखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन कराता है? कौन कराता है? आइए बात करते हैं। तो चुनाव आयोग कराएगा,
ठीक है। और कौन इलेक्शन कमीशन कराता है? निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कौन कराएगा? आइए बात करते हैं। तो संसद में देखो, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती, क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा होती है। मैंने कहा ना, संसद एक मकान है, उसमें अब 2 रूम हो गए, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और आता है विधानमंडल। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है, विधानसभा और विधान परिषद होती है। लेकिन विधानसभा 28 राज्यों पर है, विधान परिषद अभी सिर्फ और वर्तमान में 6 राज्यों पर है। पहले 7 राज्यों पर हुआ करती थी, लेकिन जब से आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया 2 टुकड़ों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब से ये 6 राज्यों में हो गई। पहले बात सुनना, तब आगे फड़ल फड़ल करना ना, फड़फड़ाना थोड़ा धीरे धीरे। तो विधानसभा 28 राज्यों में, तो 28 राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते। कौन भाग लेते? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। और विधान परिषद से क्यों नहीं लेते हैं? अगर ये 6 राज्य इन पर भाग ले लेंगे, निर्वाचित सदस्य मान लो भाग ले भी लेते हैं, तो क्या होगा? होगा ये कि बाकी जो बचे राज्य, 22 बचे राज्य हैं, उन पर भेदभाव हो जाएगा, है ना। वो कहेंगे कहीं ना कहीं इनका महत्व ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जब तक 28 राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तब तक नहीं होगा। तो कितने राज्यों में, ये जरूर लिख ले। तो आप लिख लो, अंधा, अंधा, महा, उज्बक, उज्बक, हमेशा, अरे भाई, हमेशा तेल लगाता रहता है, तेल लगाता रहता है, ठीक है। ये क्या है? आपके 6 विधान परिषद हैं। तो अंधा से आंध्र प्रदेश हुआ, क्या हुआ? आंध्र प्रदेश हुआ, लिख लो, पूछा जाता है। महा से महाराष्ट्र हुआ, क्या हुआ? महाराष्ट्र हुआ। ऊ से उत्तर प्रदेश हुआ, और बा से बिहार हुआ, का से कर्नाटक हुआ, और ते से तेलंगाना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 राज्यों पर है। अंधा महा उज्बक है, हमेशा तेल लगाता रहता है। इतना याद कर लो, कभी जीवन में नहीं भूलेगा, हम भी बचपन में ही याद किए थे। और लोकसभा और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो कहा गया लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा भी तो कोई लेता है, तो कौन लेगा? तो आप कहेंगे यहां पर प्लस दिल्ली और पुदुचेरी भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। याद रखो इतना। तो कौन कौन लेता है? 4 लोगों को आपको याद रखना है। पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। बस याद रखना है आपको, मतलब रखना है। आर्टिकल 55 क्या कहता है? 54 तक उतनी बात हुई। कहा गया अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी? तो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होती है। समझे कि नहीं समझे? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में ना लाखों लाखों वोट पड़ते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 14-14 लाख। कैसे, हाउ, कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी ने आज तक सोचा? हाँ, जिनने ने पढ़ा होगा उन्होंने सोच लिया, भाई मैडम ऐसे होता है। और एकल संक्रमणी पद्धति का मतलब होता है कि हमें एक एक सबको वोट देने का अधिकार। अगर 3 व्यक्ति खड़े हैं, कितने? 3 व्यक्ति, तो हमें यहाँ पर वरीयता क्रम में वोट देने का अधिकार होता है। पहले में ए बी सी 3 लोग खड़े हैं, तो पहला नंबर, मान लो मैं वोट डालने गई, तो पहला नंबर हमने कहा ए जीतना चाहिए। अगर ए ना जीत पाए तो सी जीतना चाहिए। अगर जब सी ना जीत पाए तो फिर जाहिर सी बात है बी जीते। मेरी इच्छा है कि ए जीते, फिर मेरी इच्छा अगर ए बाई चांस नहीं जीत पाया तो सी जीते। अगर बाई चांस, अब हमने कहा सी को तो दे ही दिया, दूसरा 3 ही लोग हैं तो 3 बार दे सकते हो, तीनों लोगों को, तो बचा कौन? सी को, बी को भी दे दिया। अब दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा मैं ए को ए ही देता हूं, मतलब मैं भी चाहता हूं कि ए ही जीते, लेकिन दूसरे नंबर पर मैं चाहता हूं अगर ए ना जीत पाए तो बी जीते, और तीसरे नंबर पर मैं चाहता हूं कि सी जीते। अब भाई 2 दिए, 3 ही लोग खड़े। अब तीसरा व्यक्ति जब आया तो उसने कहा मैं ए को दूसरा नंबर देता हूं और बी को पहला। मैं चाहता हूं कि बी जीते,
और अगर ये ना जीत पाए तो तब दूसरी पसंद मेरी ये रहेगी, बाकी तो ये काम चलाऊ है। सबने इस तरह से वोटिंग कर दी। अब गिना जाता है कि सबसे ज्यादा वोट फर्स्ट वरीयता क्रम में किसने पाया, तो आप कहेंगे 1 2 3, तो ए क्या हुआ, जीत गया, इसने एक ही पाया। अब दूसरी गिनती गिनी ही नहीं जाती है। मतलब कभी कभी कहे ना कि द्वितीय वरीयता क्रम में आपके वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति से जिनके लिए दूसरी गणना की गई थी, क्योंकि पहले क्रम की गणना में वो नहीं जीत पाए थे, दूसरे क्रम की गणना में वो जीते थे। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनको दूसरी गणना पर या दूसरी वरीयता क्रम में उनको जिताया गया था, या जीते थे ना, याद रखना। और यहाँ पर वही क्रम बताया गया ना, वही क्रम, ठीक है। और ये भी कहा गया कितना होना चाहिए, तो आप सभी लोगों को पता है कुल मत बटे 2 + 1 होना चाहिए। मतलब 50% + 1 2 3 जितना हो सके, 50% से एक अधिक जो होगा वही जीतता है। आई होप सभी लोग ये बात जानते ही हैं। आइए, आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कहा गया राष्ट्रपति अपना कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति जिस दिन से जीत जाता है, क्या उस दिन से उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या जिस दिन से शपथ लेता है उस दिन से उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? हाँ, तो जिस दिन से वो जीतता है उससे कोई, जिस दिन ओथ लेता है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, क्योंकि सबका ओथ या शपथ अलग अलग होता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण मतलब शपथ लेगा तो जाहिर सी बात है पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। या जिस दिन से शपथ, भाई जिस दिन शपथ लेता उसी दिन पद ग्रहण, आप ये भी याद कर सकते हो कि पद ग्रहण की तिथि से, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। अगला आता है कि आर्टिकल 57 क्या कहता है, कहा गया पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या हमारे भारत में राष्ट्रपति को प्रतिबंध लगाया गया कि 1 बार जीतेगा 2 बार जीतेगा? नहीं, हमारे भारत में आप 100 साल के हो जाओ, राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आप जाकर बन सकते हो। अगर आप 5 बार जीत चुके हो और 6वीं बार भी जीतना चाहते हो, आप खड़े हो, अगर आप जीत सकते हो तो जीत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही प्रक्रिया यूएसए पर केवल और केवल 2 टाइम्स है। कितनी बार? आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। लेकिन भारत में अभी तक सबसे ज्यादा एकमात्र राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति बने, वो आपके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। झंडा समिति या तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है ना, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थायी बैठक में अध्यक्ष भी रहे, स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और वहीं से फिर उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। आगे आते हैं योग्यता में क्या क्या बातें कही गई, आइए। तो आप यहाँ दोबारा चुन सकते हो, तिबारा चुन सकते हो, 10वीं बार चुन सकते हो, जितनी बार मन करे उतनी बार आप जीत सकते हो। अगला आता है आर्टिकल 58, कहा गया राष्ट्रपति पद की योग्यता। देखो, राष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु का हो, भारत का नागरिक हो, अगर वह 34 वर्ष 11 माह 29 दिन का भी है तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। मतलब अगर वो एक दिन भी नीचे है 35 वर्ष आयु पूरी करने में, क्योंकि आप 35+ होंगे तभी राष्ट्रपति पद की योग्यता रखते हैं खड़े होने की। किसकी? अभी तो खड़े होने की योग्यता रखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, कि किसी लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर ना हो, ये योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। तो लोकसभा में अब आप कहेंगे मैडम जी आप तो कह रही हैं 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा में तो 25 वर्ष ही है। कितनी है? 25 वर्ष। लेकिन ये आयु पर्टिकुलर राष्ट्रपति जी की बताई गई, किसकी? कि राष्ट्रपति की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारी योग्यताएं लोकसभा वाली होनी चाहिए। निर्वाचक मंडल क्या आता है? निर्वाचक मंडल, देखिए इनके निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000
जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। जमानत राशि, सुनो मेरी बात, है ना, ये योग्यता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आर्टिकल 58 के अंतर्गत ही आता है 15,000। देखिए 50 प्रस्तावक, मतलब मैं चाहती हूं कि एक और राष्ट्रपति चुना जाए, मैं चाहती हूं, सिर्फ मेरे चुनने से या मेरे मानने से नहीं हो जाएगा, इसके लिए 50 लोग प्रस्ताव लेकर जाएं। 50 लोग क्या लेकर जाए? प्रस्ताव, कि मैं इनको राष्ट्रपति के पद के लिए चुनना, या मैं इनको राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ। 50 प्रस्तावक गए और 50 अनुमोदक, चाहे ये लोकसभा से जाएं, चाहे ये राज्यसभा से जाएं, कोई मतलब नहीं होता है। चाहे 50 के 50 लोकसभा से चले जाएं, चाहे 50 के 50 आपके राज्यसभा से। और बात है फिर 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक अलग से, ये 50 के अलावा। तो अब ये अनुमोदन करें कि नहीं, इन्हें ही राष्ट्रपति के लिए खड़े होने की योग्यता दे दीजिए, ये बहुत अच्छे इंसान है, ये अच्छा भारत के राष्ट्रपति बन के अच्छा काम करेंगे, जैसे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करके चले गए मिसाइल मैन ना, ऐसे ही ये भी करेंगे। इनके लिए 50 अनुमोदक भी जाएंगे। तो टोटल कितने लोग गए? 100 लोग। अब इतना पाना थोड़ा आसान कम है ना, आसान है क्या? आसान नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति का पद पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। अब आती योग्यता के अंतर्गत ही 15,000 की जमानत राशि। आपको 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं RBI के पास। किसके पास? RBI के। लिख लो, आपसे पूछा जा सकता है कि कहां जमा करना पड़ता है, ये सरकारी अनुभूत के पास जमा कर, या RBI, बस RBI याद कर लो, RBI के पास जमा करना है। कितना? 15,000। अगर मैं राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हुई और मुझे कुल वोट का, कितने? कुल वोट, टोटल वोट का 1/6 वोट नहीं मिला, तो मेरी ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी, मतलब हमारी बदनामी होगी, मतलब हमें वोट ही नहीं मिला, है ना। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन हमें वोट ही नहीं मिला, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही हुआ कि आप राष्ट्रपति के योग्य हैं ही नहीं, आपको अयोग्य ठहराओ। बहुत शर्म की बात होती है जब हमारी जमानत राशि जब्त हो जाती है, और अगर आप 1/6 से या आप राष्ट्रपति बन गए तो आपकी ये जमानत राशि वापस कर दी जाती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें होती हैं, है ना। राष्ट्रपति की पद की शर्तें होती है, क्या होती है? तो कहा गया 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी, वही बात आ गई ना। पागल दिवालिया ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब कि बहुत ज्यादा भाई पैसा वैसा लेकर न रखा हो किसी का, कि बहुत ज्यादा पैसे अगर आप किसी के लेके रख लेते हो और भाग जाते हो, अब भागने वालों का नाम नहीं बताने वाले, तो उनको दिवालिया कहा जाता है ना। कि आप उधार ले लो या लोन ले लो बहुत ज्यादा और आप चुका ना पाओ, दिवालिया उसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपकी पद, राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होनी चाहिए? 15,000 योग्यता में निर्वाचक मंडल, और ये जमानत राशि आपकी मैंने बता दी, वहीं पर समझा दी। और ये आपको याद रखना आर्टिकल 59। कहा गया राष्ट्रपति, आर्टिकल 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ओथ बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं, किसके समक्ष लेते हैं? तो कहा राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो कौन दिलाएंगे? ऐसे तो शपथ आपकी अनुसूची 3 के अंतर्गत है। कहां पर? अनुसूची 3 में शपथ की बात कही गई है, लेकिन इस शपथ में राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। इनको एक आर्टिकल, अलग से आर्टिकल बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर क्या? आर्टिकल 60 में इनकी शपथ की, ओथ की बात कही गई। दिलाएगा कौन? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाएंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है, आगे कहा गया आर्टिकल 61, कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग ना, कहा गया इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब राष्ट्रपति किसी विदेश राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान का अतिक्रमण करने पर
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। अभी तक हमारे भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है। ठीक है ना? आई होप आप सभी लोग यहाँ तक की सारी बातें समझ चुके होंगे। संविधान का अतिक्रमण करने पर ज्यादातर ये लगता है, ठीक है। और जब राष्ट्रपति किसी विदेश राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, जैसे चीन के प्रभाव में आ जाए राष्ट्रपति हमारे, या पाकिस्तान की तरफ वाह वाही करने, वाह क्या मिसाइल छोड़ी है, इस तरह के अगर वो करने लगे, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए कि उन्हीं के प्रति भावनाएं जागृत हो जाएं। कभी कभी होता है ना, इंसान मन में कुछ और, तन में कुछ और, बगल में छुरी कुछ और लेके चलता है, ये जामा पहने हुए न जाने किस रूप में यहाँ पर आकर उतरता है ना। तो कोई नहीं जानता है मन में क्या चल रहा है किसके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, बगल वाला भी आपको ना समझ पाए और आप बगल वाले को भी ना समझ पाएंगे, ऐसा तन और ऐसा मन होता है। आइए, तो कहा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी हो सकते हैं, आप कहीं पर भी रखी जा सकती है। कहा गया संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है या देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी, कहा गया संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 मतलब 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ऐसा होना असंभव है, थोड़ा असंभव है ना, क्योंकि राष्ट्रपति पर पहले 1/4 से क्या जाए, पहले 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, फिर उसमें कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, फिर जिस सदन ने लगाया तो उसका 2/3 होना चाहिए, फिर जिस विपक्ष के सदन पर जाता है उसका भी 2/3 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा काम हो गया है भाई साहब। आगे आते हैं, कहा गया राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, याद रखना है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, ये भी याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इतना याद रखना है, ठीक है ना, इतना आपको चिपका के रखना है, ठीक है। लोकसभा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग की करेंगे, लेकिन हटाते यही हैं, इन्हीं की अनुशंसा पर ही हटाया जाता है दोनों जगह, ठीक है। देखो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल जी करती हैं, लेकिन हटाएगा कौन? तो यही हटाएंगे, ठीक है, याद रखिए। विधायी शक्तियां या कानूनी शक्तियां, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है, पहली बात। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 108 के थ्रू। किसके? आर्टिकल नंबर 108 के द्वारा। कहा गया लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार आपके राष्ट्रपति जी के पास है। कहा गया संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, जैसे धन विधेयक पारित तो लोकसभा में किया जाता है, लेकिन इन धन विधेयक पारित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना या सहमति लेना आवश्यक होता है, ठीक है। कहा गया नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक जो होंगे उनसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक के रूप में, तो इनके बारे में बताया गया है कि ये इनकी विधायी शक्तियां होती है। तो संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक के रूप में, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। सदस्य के कहा गया है कि संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। कहा गया राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन इन 12 सदस्यों को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है। आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया गया। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी
मनोनीत करने के अधिकार था, बट संविधान संशोधन 104 के अंतर एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया। याद रखना ये संशोधन। कहा गया राजनैतिक शक्तियां दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, भले वो प्रधानमंत्री करे लेकिन राष्ट्रपति के ही नाम से जाता है। जैसे आपके घर में कार्ड आपके पिताश्री के नाम से आता है, ठीक है ना, और क्या होते हैं जाए चाहे जो, लेकिन आएगा किसके नाम से, तो पिताश्री के नाम से। तो राष्ट्रपति क्या है, पिता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। कहा गया राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, चिपका लो सीने से। कहा गया है कि राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां, सैन्य शक्तियां तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। अगर युद्ध पाकिस्तान से हो रहा है, जैसे आपका 1999 कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल विजय भी हमने पाई ना, अभी 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप राष्ट्रपति उतने समय कौन थे बताएं, आप सभी लोग बताएं, प्रधानमंत्री कौन थे तो बताएं जल्दी से, आप सभी लोग बताएं। जब हमारा कारगिल युद्ध हो रहा था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो राष्ट्रपति जी कौन थे और प्रधानमंत्री जी कौन थे, जरूर बताएं ना, हम नहीं बताने वाले। कहा गया सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, सैन्य बलों की, ठीक है, कहा है सैन्य बलों की। और कहा गया राष्ट्रपति रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति के माध्यम से रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री थल सेना, वायु सेना और जल सेना होती है, इनको चिपका के रखो, ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां, कहा गया क्षमादान की शक्ति है, संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकता है। इतनी शक्तियां हैं कि अगर आप 7 खून कर दिए हो फिर भी आपको माफ किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो यह भी आपको चिपका के रखना है, ठीक है। आगे आते हैं। कहा गया विशेष शक्तियां क्या है, तो राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर होते हैं, किसी भी हाल में, चाहे वो 16 खून करके न बैठे हों, चाहे वो 16 खून कर दिए हों, ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां, कहा गया राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के द्वारा राष्ट्रपति शासन, जब हमारे राज्यों पर सरकारें असफल हो जाती हैं या विफलता हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के अंतर्गत, ठीक है, ये आपातकालीन शक्तियां हैं। आगे बस ये लास्ट है। कहा गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मैंने बता दिया। कहा गया एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने अभी तक वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कहा गया भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी, ठीक है। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति आपके नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। और कहा गया पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब थे, कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कहा गया राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई वो कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। और अभी आप लिख ले, अगला पॉइंट नंबर 7 जोड़ ले कि अनुसूचित जनजाति या आदिवासी महिला, आदिवासी से ऐसे लिख लो ना, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, कौन से हैं, तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भारत की दूसरी महिला है प्रधान राष्ट्रपति के पद पर, लेकिन आदिवासी के रूप में ये पहली महिला है, तो चिपका लो अपने सीने से, ठीक है। तो ये रहा बात, बाकी वही थी फिर से, ठीक है ना, मैंने बता दिया। देखो अभी वर्तमान में राज्यसभा में कितने 250 मेंबर हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 238 स्टेट से और 12 नॉमिनेट या मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। कहा गया 550 मेंबर लोकसभा में है, लेकिन वर्तमान में 543 ही जाते हैं, 530 आपके स्टेट से और 20 यूटी से आते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इस क्लास को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छा सेशन लेकर। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।